संपन्न वर्ग की समस्या है, पढ़े लिखे लोगों की समस्या है। मुझे माफ किया जाए, पिछले 60 साल में जिस किस्म से बराबरी के अधिकारों की या बराबर कमा रही हैं, बराबर अधिकार भी वो चाहती हैं, वो अब गूंगी बहरी गुड़िया की तरह से उसे आप समाज में घर में नहीं रख सकते हैं। ये तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। ये गलत चीज है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब कर रही है, MBA की है, उसका वो फौरन से आ रही है। मैं विदेश जा करके वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती जी, मगर बहू विदेश जाकर के वापस आ गई, अकेले आ गई, और आप बोलते हैं कि वो बहरी और गूंगी है। वो बता रहे हैं आपको कि ऐसी बहू को बहरी गूंगी बताइएगा तो फिर मेरे जैसे को क्या अंधी बताइएगा? मैं भी तो कभी बहू थी किसी की। तो ये दहेज की बात, दहेज कहाँ हमारे ऊपर, तो दहेज तो कुछ दिया ही नहीं और न इसकी प्रूफ है। तो हम पूछते हैं पहले ये सब कानून तो प्रूफ कर ले कि दहेज हम लिए कि नहीं, और यदि हम नहीं लिए हैं और वो लड़की शो कर रही है, जब ये पता चल जाता है जज साहब को, तो फिर उसे पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जाता? इसमें जो हमारी जो एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, एक चीज यही आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने अब तक कई केस हैंडल किए हैं, कईयों में जजमेंट भी आए होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरह के जजमेंट आपने देखे हैं और अभी तक क्या SP या फिर बड़े अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करें? जजमेंट के बारे में जानना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक, जस्टिस धिंगड़ा से लेकर के जस्टिस पशायत तक, और यहाँ पुलिस कमिश्नर इनकम जो हैं दिल्ली में, उनके भी सर्कुलर्स हैं और बाकायदा से ये हिदायत दी गई है पुलिस को कि वो बिना इन्वेस्टिगेट किए और एक बड़े ऑफिसर द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाने चाहिए मामले, और उसके बाद ही कोई अरेस्ट डाली जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि अब कोई भी पुलिस स्टेशन दिल्ली में सीधे से 498A के मुकदमे रजिस्टर नहीं करता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बनाए गए हैं, वो दोनों को बुलाते हैं, दोनों की बात सुनते हैं, मीडिएशन करते हैं, उसमें बीच में सोशल वर्कर्स हैं, कानून के पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे से जाकर के आपका FIR दर्ज हो जाएगा या अरेस्ट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आपके केस में हो सकता है 2 पॉइंट बोले, 10 पॉइंट बोले तो उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। 2 पॉइंट बोले तो उसका एक एक करके जवाब देने का मौका दीजिए। तब हम कह रहे हैं कि आज डायरेक्ट FIR दर्ज नहीं होती, आज डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती, सर्कुलर। तो क्या ऐसा हो रहा है क्योंकि आप समाज में है? क्या देखिए, सर्कुलर का मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूँ। ये जो सर्कुलर का जो है कि जो सर्कुलर है कि बिना पुलिस को बड़े अफसर के अरेस्ट नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट 82 से बहुत 80 के दशक से कह रहा है। अभी जाके हम लोगों ने कुछ ने हल्ला मचाया है, तो कुछ एक स्टेट में हुआ है। पहली बात है, सारे स्टेट में सर्कुलर नहीं हुआ है जिसको होना चाहिए। और दूसरा, सर्कुलर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसलिए नहीं होती सर्कुलर से प्रॉब्लम सॉल्व क्योंकि केस तो फिर भी है, वो DCP ACP के साइन से हो जाता है। नानकपुरा में तो ACP DCP वहीं बैठा के रखते हैं। वो लड़की CAW सेल की बात कर रहे हैं या महिला आयोग में जाते हो आप, तो कहती है जो लड़की बोल रही है वो बस उसकी बात मानो, नहीं मानोगे तो हम 498 भी करेंगे, सारे केस तुम्हारे पे लगा देंगे। यदि महिला आयोग वाली ऐसा नहीं करेगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका टेम्परेरी जॉब होता है। CAW सेल में भी प्रेशर रहता है उनके पास की एक तरफा बात करने का। तो ये जो सर्कुलर है सब जगह आना चाहिए, और सर्कुलर से भी जो अच्छा जो इलाज है जो हम सारा सरकार से मांग रहे हैं कि हस्बैंड को छोड़ के और सबको इसको अवेलेबल कर दो। सभी पक्षों को हम फिर से जानेंगे और देखेंगे कि 498 के केस में और क्या आगे सुधार हो सकते हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है या नहीं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहें कायदा कानून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कायदा कानून में। आज हमारे साथ स्टूडियो में कई अतिथिगण मौजूद हैं और हम चर्चा कर रहे हैं 498A और दूसरे दहेज जो कानून है उनके ऊपर। संदीप भारती जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं जेंडर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के। संदीप जी, अक्सर देखा गया है, ये सुना गया है, UN से काफी फंड आते हैं उन संस्थाओं के लिए जो इस कानून के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ये जो फंड है, अगर आप मानते हैं करोड़ों में फंड आते हैं, वो रुक जाए तो क्या इस कानून पर कोई फर्क पड़ेगा? जी, मेरे ख्याल, हमारी ओपिनियन है, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आप वुमेन पावर कनेक्ट को ले लें, सेंटर ऑफ सोशल रिसर्च को ले लें, ये जितनी भी संस्था है, मैं जैसे 3 बार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गया, और तीनों बार जहां मैं साइन कर रहा हूं, मेरे ऊपर नीचे 1-2 बार साइन करने वाली संस्था थी, उसको UN से फंडिंग हो रही है। तो अभी ये जो, तो बेसिकली इन लोगों को पैसा इतना करोड़ों रुपए मिल रहा है, और वो उन्होंने हजारों की तादाद में फुल टाइम एम्प्लॉय पाल रखे हैं अपने,
उनका काम क्या है, वो जाके मिनिस्टरों से जाके मिलते हैं, मिनिस्ट्री में सबका, तो जो वहां पे बैठा है कुर्सी पे उसको खाली एक तरफा पक्ष मिल रहा है जी। अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उसमें रंजना कुमारी वुमेन पावर कनेक्ट का आता रहेगा आर्टिकल, जब तक वो आर्टिकल लिख के टाइम्स ऑफ इंडिया वाला कहता है या बड़े बड़े अखबार वाले जो कहते हैं कि हमें आप आर्टिकल लिखा दो, स्टैट्स करके दो, उसकी फंडिंग खाली यूएन से फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही है या कुछ महिला आयोगों के पास है। तो हो क्या रहा है कि प्रेस में एक ही तरफा बातें आ रही हैं जो कि औरत को और एक लेडीज गर्ल्स को अपने अधिकारों के बारे में उकसा रही हैं। अभी वकील साहब ने भी बात की, इन्होंने अधिकारों की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं की। आप आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में, मीडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि फंडिंग जो है उससे कानून भी बनाए जा रहे हैं। अब जैसे मैं फंडिंग का बताता हूं, जो लॉयर्स कलेक्टिव है उसको यूएन से फंडिंग होती है, उसी ने घरेलू हिंसा कानून पास करवाया जिसके आज ये पीड़ित हैं। घरेलू हिंसा कानून जो अभी जैसे डाउरी कानून है, उसी तरह से घरेलू हिंसा कानून का मिसयूज हो रहा है। चलिए, ये तो फंडिंग की बात थी। वकील साहब आपसे जाना चाहेंगे, फंडिंग की बात पे आपसे राय जाना चाहेंगे। इसी बात को थोड़ा सा साफ करना चाहता हूं कि अगर एनजीओज को फंडिंग हो रही है नेशनल या इंटरनेशनल, लॉयर्स कलेक्टिव का इन्होंने नाम लिया कि जिनकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ, मेरी समझ से बाहर है ये बात कि क्या इस देश को एनजीओ चला रहे हैं, क्या इस देश के जो सांसद हैं, जो संविधान निर्माता हैं, जो कानून निर्माता हैं, वो इन एनजीओज के माध्यम से चल रहे हैं और कानून बिना सोचे समझे संसद में पास हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं मानने को तैयार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10 मिनट में 4 कानून पास हो जाते हैं तो संसद में क्या हुआ? वो चाहे तो ड्राफ्टिंग के लेवल पे हुआ, जो 1 मिनट में 12 कानून पास हो जाएं, लेकिन उन कानून ऐसे ही पास होते हैं। देखिए, कानून इस देश के समाज की मौजूदा स्थितियों को लेकर के बनाए जाते हैं। इस देश के सांसद, हमारे पास आरटीआई के जवाब है, हमारे पास आरटीआई के जवाब है। देखिए, आप ऐसे बीच बीच में बोलते रहेंगे तो मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ करिएगा। चलिए जैन साहब, इस देश के सांसदों को, इस देश के सांसद को मैं इतना बेवकूफ या गैर जिम्मेदाराना नहीं मानता कि वो किसी के भी कहने से कोई कानून बना देंगे। अब हमारे पास आरटीआई के जवाब हैं इसमें। जैसे घरेलू हिंसा कानून पास हुआ, उसमें हमने भारत सरकार से आरटीआई का जवाब मारा कि आपके पास कितने फीडबैक आए हैं, तो उसमें गिने चुने फीडबैक होते हैं। और मतलब जो कानून पास हो रहा है, हमने कहा उसके डिस्कशन की फाइल क्या है, उसमें खाली या तो राष्ट्रीय महिला आयोग का होगा या इन यूएन फंडिंग वालों का होगा। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा है, वो लॉयर्स कलेक्टिव मिल रही है, वो लॉयर्स कलेक्टिव इंपार्शियल कानून ड्राफ्ट नहीं कर सकती जी। यूएन से उसको फंडिंग मिलती है और यूनाइटेड नेशन फंड फॉर वुमेन से फंडिंग मिलती है, उसी हिसाब से वो ड्राफ्ट करती है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता। राष्ट्रीय महिला आयोग थोड़ा सा अपना कुछ डाल देती है या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ डाल देती है और वो उस हिसाब से वो कानून बन जाता है। ये तो फंडिंग की बात। जैन साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, जैन साहब उस प्रक्रिया के बगैर से नहीं, बिल्कुल, फंडिंग की बात एक और